हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, उसी कड़ी के अंदर अपनों ने बुक्स जो है फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट 1 वॉल्यूम 1 स्टार्ट कर रखी है। इसके अंदर दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 2 जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 जो है वो आपको पढ़ाया था, राइट। दोस्तों, रूल नंबर 5 क्या था? कुछ कंडीशंस दी गई थी कि अब अगर आपको पब्लिक फंड से कुछ एक्सपेंडिचर करना है तो उससे रिलेटेड कुछ नियम थे। और दोस्तों, रूल नंबर 6 के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। तो दोस्तों, ये वीडियो एक्चुअल में सुबह अपलोड होना था, लेकिन मैंने पूरा रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन कोई टेक्निकल वजह से वो वीडियो सेव नहीं हो पाया। तो दोस्तों, इसको मैंने दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ मनी के बारे में अपने पढ़ेंगे, राइट। मतलब जो पैसा है वो रिसिप्ट कैसे होगी उसकी और पेमेंट कैसे करनी है अपने को। तो पहले देखिए दोस्तों, रियलाइजेशन ऑफ रिसिप्ट्स इन लीगल टेंडर कॉइन्स और नोट। तो दोस्तों, रियलाइजेशन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, राइट। किसी भी चीज़ को दोस्तों एक्सेप्ट करते हैं, मतलब रियलाइज़ करना। तो दोस्तों, पैसे के केस में जो एक्सपेंडिचर होगा, राइट, तो दोस्तों जो पैसा जो खर्च होगा वो क्या होगा, जो पैसा रिसिप्ट होगा वो लीगल टेंडर कॉइन्स होने चाहिए, नोट्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पैसा क्या है, एक प्रकार से दोस्तों 500 का नोट है, 1000 का नोट है, वो एक प्रकार से कागज़ ही तो है। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्या है, उसको लीगल वैध एक मुद्रा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर है और दोस्तों वो वैध मुद्रा है, राइट। तो इसके अंदर ये बोल रहा है, गवर्नमेंट ड्यूज़ और अदर मनी रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट अकाउंट में ऑर्डिनरली बी रियलाइज्ड इन लीगल टेंडर कॉइन्स और नोट्स ओनली, राइट। तो मतलब गवर्नमेंट के कोई भी ड्यूज़ हैं, मतलब गवर्नमेंट को पैसा अपने को देना है, या कोई भी मनी जो है वो रिसीव्ड करती है कोई भी गवर्नमेंट अपने अकाउंट के अंदर, वो क्या है, लीगल टेंडर में होना चाहिए, राइट। दोस्तों, अभी आप 1000 रुपये का नोट जाके जमा करवाओगे तो वो क्या है, वो बैंक नहीं लेगा, गवर्नमेंट का ड्यूज से पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक लीगल टेंडर, वो लीगल मुद्रा नहीं है, वैध मुद्रा नहीं है, राइट। तो दोस्तों, इसके अंदर यही बोला गया है। जैसे कि जब नोटबंदी हुई थी, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जब नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो दोस्तों वहाँ उस टाइम पीएम ने क्या बोला था कि आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट जो है लीगल टेंडर नहीं है, राइट। तो दोस्तों, जिन जिन के पास, लोगों के पास 500 1000 के नोट थे, वो सारे क्या हो गए, वो एक कागज मात्र रह गए थे, राइट। तो इसलिए दोस्तों, गवर्नमेंट जो ऑथोराइज करती है मुद्रा, वो जो लीगल टेंडर है वही क्या है, उसी मुद्रा का यूज़ आप गवर्नमेंट का ड्यूज़ चुकाने में, गवर्नमेंट की उधारी चुकाने में आप उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। आगे चलें। आगे देखिए दोस्तों, अगला है चेक टेंडर्ड इन पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़। अब दोस्तों, यहाँ पे टेंडर्ड शब्द का यूज़ किया गया है। टेंडर्ड दोस्तों मतलब होता है देना या पेश करना। एक दोस्तों होता है टेंडर। टेंडर क्या होता है वो भी इसी स्लाइड में आगे डिस्कस करेंगे। ये है दोस्तों टेंडर्ड, इसका मतलब है देना या पेश करना, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट का ड्यूज़ है, उसकी जो पेमेंट करनी है आपको, गवर्नमेंट को जो पैसा देना है, वो क्या आप चेक के जरिए जो है गवर्नमेंट का ड्यूज़ चुका सकते हो, ठीक है। तो उसके चेक के बारे में दोस्तों सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है कि चेक आप दोगे तो उसका कैसे एक्नॉलेजमेंट होगा, वो कब वो क्लियर होगा, गवर्नमेंट कब ड्यू उसको मानेगी कि चेक कब क्लियर हो गया, राइट। तो वो सारी तमाम तरीके की बातें जो है वो इसके अंदर बताई गई है। तो देखिए दोस्तों, 8 के 1 में ए में क्या बोला हुआ है, एट प्लेसेस वेयर द कैश बिजनेस ऑफ द ट्रेजरी कंडक्टेड बाय द आरबीआई और अ ब्रांच ऑफ द एसबीआई, चेक ऑन लोकल बैंक्स मे बी एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूज और इन सेटलमेंट ऑफ अदर ट्रांजेक्शन्स विद द गवर्नमेंट, राइट। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या बोला गया है कि एट प्लेसेस, ऐसे स्थान जहां पर कैश बिजनेस ऑफ द ट्रेजरी, जहां पे दोस्तों कैश बिजनेस जो है, पैसे का लेन देन जो है ट्रेजरी की जगह क्या कौन करता है दोस्तों, आरबीआई या कोई ब्रांच एसबीआई की, राइट। तो वहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, या तो आरबीआई की ब्रांच होगी या कोई एसबीआई की ब्रांच होगी, तो उन ब्रांचेस में आप जाके चेक को लगाओ, राइट। चेक ऑन लोकल बैंक्स में बी एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, वहाँ पे जाके आप दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट का ड्यू है तो आप चेक के जरिए क्या है उसको पेमेंट कर सकते हो, राइट। या दोस्तों कोई अदर टाइप की सेटलमेंट की ट्रांजेक्शन्स है गवर्नमेंट की, वो भी क्या है आप चेक के जरिए कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों गवर्नमेंट को क्या है, ड्यूज़ है, गवर्नमेंट को पैसा देना है। एक इसके अंदर शब्द यूज़ किया है ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब होता है दोस्तों भंडार या निधि, हिंदी में इसको बोलते हैं। और दोस्तों ट्रेजरी जो है जहाँ पे बैंक की ब्रांचेस नहीं होती, आरबीआई की ब्रांचेस तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े शहरों में हैं, एसबीआई की ब्रांचेस भी हैं, मान लो किसी भी ब्लॉक, तालुका, तहसील के अंदर कहीं भी नहीं है, तो वहाँ पे बैंकिंग बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज ट्रेजरी के द्वारा किया जाता है।
ठीक है। अब दोस्तों ट्रेजरी जो है उसका काम क्या होता है, मान लो लोकल स्तर पे 50 जो है पेंशनर्स हैं, ठीक है। ओल्ड एज की दोस्तों कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है तो उनको पेंशन बांटनी है, तो वो सारा काम जो है बैंक की ब्रांच ना करके वहाँ पे पर्टिकुलर एक ट्रेजरी है गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज, उस ट्रेजरी के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं, राइट। यस और नो, समझ में आई दोस्तों बातें। गवर्नमेंट का ड्यूज़ है, गवर्नमेंट को पैसा देना है, चेक काट के आप बैंक में लगा सकते हो, तो क्या है वो चेक के द्वारा आप गवर्नमेंट का ड्यू पेमेंट हो जाएगा, राइट। और दोस्तों पहले जो है चेक जो था वो ऑफलाइन होती थी चीज़ें, तो इसलिए चेक को दोस्तों बहुत टाइम लगता था, लेकिन आजकल जो है चेक ट्रंकेशन सिस्टम का जो है यूज़ किया जाता है। चेक की एक इमेज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजी जाती है, और दोस्तों चेक के नीचे लिखे जाने वाला कोड को क्या बोलते हैं, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये सवाल भी आपके पेपर नंबर 4 या 5 जो कंप्यूटर का है उसमें अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, अनटिल ए चेक हैज़ बीन क्लियर्ड द गवर्नमेंट कैन नॉट एडमिट दैट द पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली फाइनल रिसिप्ट शैल नॉट बी ग्रांटेड व्हेन ए चेक इज टेंडर्ड। इसके अंदर क्या बोल रहा है दोस्तों, अनटिल, जब तक एक चेक दोस्तों क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये दोस्तों चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है इसके अंदर भी थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप चेक दे के आओ, बॉक्स में डाल के आओ, उसको टेंडर्ड करके आओ और वो हाथों हाथ उसी टाइम आपका क्लियर हो जाए, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट होती है, राइट। दोस्तों चेक को क्लियर होने में थोड़ा समय लगता है। इंटर बैंक में आपस में जो एडजस्टमेंट है, गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट में आपको चेक देना है, तो उसके अंदर थोड़ा सा क्या है समय लगेगा, राइट। तो दोस्तों जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाता, अनटिल ए चेक हैज़ बीन क्लियर्ड द गवर्नमेंट कैन नॉट एडमिट दैट पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। दोस्तों तब तक क्या है, गवर्नमेंट एडमिट नहीं करेगी कि भैया हमारे पास आपने जो हमारा गवर्नमेंट का ड्यू है वो चुका दिया है, आपकी पेमेंट हो गई है, राइट। नेक्स्ट क्या दोस्तों, कॉन्सिक्वेंटली फाइनल रिसिप्ट शैल नॉट बी ग्रांटेड व्हेन ए चेक इज टेंडर्ड। और दोस्तों फाइनल जो रिसिप्ट है जिसने चेक दिया है उसको नहीं दी जाती, ठीक है, कि भाई हाँ तूने मुझे दे दी और फाइनल तेरे को रिसिप्ट दे देते हैं, राइट। उसको मतलब क्या है, फाइनल रिसिप्ट नहीं दी जाएगी। यस और नो। अगला देखिए दोस्तों, अ रिसिप्ट फॉर द एक्चुअल चेक ओनली मे बी गिवन इन द फर्स्ट इंस्टेंस इफ ए पर्सन मेकिंग पेमेंट इन दिस मैनर सो डिजायर्स। और दोस्तों कई बार क्या होता है, जो बंदा चेक दे के आ रहा है बैंक में, ट्रेजरी में, RBI की कोई शाखा में, तो वो क्या बोलता है, वो डिमांड कर देता है, डिज़ायर कर देता है, इच्छा जाहिर करता है कि भैया मैं आपको चेक दे रहा हूँ, एक्चुअल चेक दे रहा हूँ यार, इसके बदले में मुझे कुछ तो रिसिप्ट दे दो, कुछ तो एक्नोलेजमेंट दे दो, राइट। तो दोस्तों उस केस में एक टेम्परेरी रिसिप्ट जो है उस बंदे को दे दी जाती है, राइट। अ फॉर्मल पेमेंट रिसिप्ट शैल बी सेंट टू हिज एड्रेस आफ्टर द चेक हैज़ बीन क्लियर्ड। और दोस्तों जब फाइनली चेक क्लियर हो जाएगा तो उसका जो कन्फर्मेशन है, उसकी जो फाइनल जो रिसिप्ट है वो उस बंदे के एड्रेस पे क्या है भेज दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ बोल दी। पहले क्या बोला दोस्तों, जहाँ पे ट्रेजरी का काम RBI या SBI करता है वहाँ पे आप जाके चेक लगाओ। चेक दोस्तों जब तक क्लियर नहीं होगा गवर्नमेंट एडमिट नहीं करेगी, राइट। और दोस्तों जब चेक क्लियर हो जाएगा तो उसकी जो रिसिप्ट है, उसका जो फाइनल जो रिसिप्ट है, एक्नोलेजमेंट है, वो उस बंदे के एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, राइट। कलेक्शन चार्जेस ऑफ द बैंक इफ़ एनी विल बी रिकवर्ड बाय और अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक फ्रॉम द पार्टी प्रेजेंटिंग द चेक। और दोस्तों अगर कोई बैंक का चार्जेस है, मान लो 10,000 रुपये का चेक आपने दिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर दोस्तों 1-2% बैंक मान लो पैसा ले रहा है, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इसका 1%, आधा % दोस्तों कोई चार्जेस है, फीस है, तो भी दोस्तों क्या है, उसकी लाइबिलिटी जो है वो जो बंदा टेंडर कर रहा है चेक उसकी है। बैंक कलेक्शन चार्जेस ऑफ द बैंक इफ़ एनी विल बी रिकवर्ड बाय और अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक फ्रॉम द पार्टी प्रेजेंटिंग द चेक। इसमें दोस्तों गवर्नमेंट को ये पेमेंट नहीं करनी है, जो बंदा चेक को प्रस्तुत करेगा उसकी लाइबिलिटी है। अगर इस पर कोई बैंक चार्जेस वसूल करता है तो क्या है कि उसको वो चार्जेस देने पड़ेंगे, राइट। गवर्नमेंट का दोस्तों लॉस नहीं होना चाहिए, राइट। हर एक जगह अपने यही चीज़ पड़ेगी कि स्टेट का कोई लॉस नहीं हो, गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं हो, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें, कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं आपसे। आगे चलिए, अब देखिए दोस्तों प्रीवियस में क्या बोला कि भैया चेक जो है आप लगाओ, चेक से पेमेंट कर सकते हो, कन्फर्मेशन आपकी हो जाएगी तो आपके घर पे क्या है, एड्रेस पे उसकी कन्फर्मेशन चली जाएगी। अगर कोई बैंक कोई चार्जेस वसूल करता है तो वो भी आपको ही पे करने हैं। सेकंड देखिए दोस्तों, B नंबर में क्या है, इन द इवेंट ऑफ चेक बीइंग डिसऑनर्ड बाय द बैंक ऑन प्रेजेंटेशन। दोस्तों कई बार क्या होता है, चेक जो है वो डिसऑनर कर देता है बैंक, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करता, राइट। तो उस केस में क्या करेगा बैंक की क्या क्या प्रोसेसेस होगी, देखिए। द फैक्ट शैल बी रिपोर्टेड एट वंस टू द टेंडरर विद द डिमांड फॉर पेमेंट इन कैश। तो दोस्तों बैंक क्या है, सबसे पहले उस केस को रिपोर्ट करेगा टेंडरर को जिसने पेमेंट करनी थी, जिसका गवर्नमेंट का ड्यू था, जिसने चेक प्रस्तुत किया था,
ठीक है। और दोस्तों उसको क्या डिमांड देगा कि भैया तू तो कैश में पेमेंट कर दे यार, तेरा चेक नहीं चल रहा है, तेरा चेक नहीं एक्सेप्टेड है, इसलिए तू पेमेंट कर दे कैश के अंदर, ठीक है, राइट। अगला देखिए, एंड डिसऑनर्ड चेक शुड बी रिटर्न टू द टेंडरर ऑन सरेंडरिंग द प्रीलिमिनरी एक्नोलेजमेंट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द चेक प्रीवियसली ग्रांटेड। और दोस्तों जो चेक डिसऑनर हुआ है, ठीक है, और उसको फर्स्टली वो फाइनल दोस्तों क्लियरेंस नहीं मिली थी उसको, लेकिन दोस्तों जब कोई बंदा उसको दे के गया है तो वो टेम्परेरी रूप से जो एक्नोलेजमेंट लेके गया था उसके बदले अगर वो वापस जमा करवा देता है बैंक को, तो उसको जो है चेक जो है डिसऑनर्ड चेक जो है वो क्या है दे दिया जाएगा वापस, राइट। और दोस्तों पर्सन है, बैंक है, चेक दे के क्या है गवर्नमेंट के ड्यूज़ जो हैं वो पेमेंट कर रहा है, राइट। और दोस्तों अगर वो चेक जो है क्लियर हो जाता है तो उसके एड्रेस पे क्या है उसकी कंफर्मेशन भेज दी जाएगी। अगर दोस्तों वो चेक डिसऑनर्ड होता है तो पहले उसको बोलेंगे कि भैया तू तो पेमेंट कर दे कैश के अंदर। दूसरा दोस्तों अगर उसको डिसऑनर्ड चेक चाहिए तो पहले जो प्रीवियस उसने जब चेक दे के गया था, जो एक्नॉलेजमेंट बैंक ने दी थी, अगर वो वापस जमा करवा देगा तो क्या है कि उस पर्सन को डिसऑनर्ड चेक जो है वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देखें तो द गवर्नमेंट विल नॉट हाउ एवर बी लाइबल फॉर एनी लॉस और डैमेज विच में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द डिले इन इंटीमेटिंग दैट द चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड। और दोस्तों बैंक अगर देरी करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये बताने में कि भैया तेरी चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो गया है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट इसके अंदर जिम्मेदार नहीं है। ये बैंक और ये पर्सन का आपसी मामला है, ठीक है। ये बैंक और दोस्तों पर्सन का आपसी मामला है कि अगर कोई चेक डिसऑनर्ड हो गया तो कोई भी लॉस हुआ है तो वो क्या है बैंक या कोई पर्टिकुलर पर्सन दोनों बियर करेंगे, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों सी नंबर पॉइंट पे, व्हेन गवर्नमेंट ड्यूज़ विच आर पेएबल बाय सर्टेन फिक्स डेट्स आर पेड बाय चेक। दोस्तों गवर्नमेंट के ड्यूज़ जो हैं जो पे कर रहे हैं आपको कुछ सर्टेन फिक्स डेट के अंदर, ठीक है, आपको डेडलाइन दे दी दोस्तों, जैसे 15 जनवरी तक क्या है आपको, मान लो 15 जनवरी 2023 तक या 15 जनवरी 2022 तक, जैसे आज जितनी भी डेट है, ठीक है, तो अगस्त की इतनी तारीख तक क्या है आपको गवर्नमेंट का ड्यू पे करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, क्या प्रोसेस है, द पर्सन्स डिज़ायरिंग टू मेक सच पेमेंट इन दिस मैनर विदाउट रिस्क। दोस्तों जो पर्सन पेमेंट करना चाहता है अगर वो डिज़ायर कर रहा है उसकी पेमेंट अच्छे से हो जाए विदाउट रिस्क, ठीक है, तो पर्सन क्या करेगा दोस्तों, पर्सन मस्ट टेक सुटेबल प्रिकॉशंस टू एंश्योर दैट हिज चेक्स रीचेज द रिसीविंग ऑफिस एट द लेटेस्ट ऑन द वर्किंग डे प्रोसीडिंग द डेट ऑन विच पेमेंट इज़ टू बी मेड। और दोस्तों वो पर्सन क्या है एक प्रिकॉशन लेके चलेगा, जान लो 15 तारीख लास्ट डेट है तो वो क्या है 1 या 2 तारीख को क्या है चेक को टेंडर्ड कर देगा, ठीक है, ताकि उसकी पेमेंट जो है फाइनली जिस डिपार्टमेंट में जिस विभाग में गवर्नमेंट के किसी विभाग के अंदर उसकी पेमेंट जो ड्यू है वो टाइम पे पहुंच जाए। तो ये उसको प्रिकॉशन लेना है, राइट, यस और नो। तो ये क्या है बंदा वो प्रिकॉशन लेके चलेगा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ तक पढ़ लिया पेमेंट इज़ टू बी मेड, राइट। आगे देखिए दोस्तों क्या है, चेक्स रिसीव्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज मे बी रिफ्यूज्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑफिसर टू हुम दे आर टेंडर्ड एंड दोज रिसीव्ड लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और दोस्तों कोई भी चेक अगर गवर्नमेंट की जो लास्ट ड्यू डेट है मान लो 15 जनवरी थी, ठीक, उसके बाद अगर दोस्तों या लास्ट डेट पे अगर कोई पेमेंट करने के लिए कोई चेक लेके आता है तो जो दोस्तों ऑफिसर की डिस्क्रिशन पे जिस ऑफिसर को वो चेक देगा उसकी डिस्क्रिशन पे क्या है उसको डिसऑनर किया जा सकता है, उसको रिफ्यूज़ किया जा सकता है, राइट। और दोस्तों उस बाद में अगर डेडलाइन के उस डेट के बाद में अगर कोई चेक देता है तो वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा, उसको दैट विल बी रिफ्यूज्ड बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर, ठीक है। तो समझ में आई दोस्तों बातें, कुछ क्लैरिटी बनी है आपकी। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि गवर्नमेंट का कोई ड्यूज़ है, राइट, तो जहाँ पे ट्रेजरी नहीं है वहाँ पे RBISB की ब्रांचेस है, वहाँ पे जाके आप चेक लगा दो, ठीक है। चेक दोस्तों आपने लगा दिया तो उसकी क्या है आपको फाइनल जो है रिसिप्ट जो है नहीं मिलेगी, कि फाइनल आपको कन्फर्मेशन वाली रिसिप्ट नहीं मिलेगी जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। टेम्परेरी रूप से दोस्तों आपको एक्नोलेजमेंट दे देगा बैंक एक बार, लेकिन फाइनल कन्फर्मेशन जब चेक क्लियर होगा उसके बाद आपके एड्रेस पे पहुंचाई जाएगी, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों कोई चार्जेस इन्वॉल्व हैं तो बैंक क्या है आपसे वो वसूल करेगा, ना कि गवर्नमेंट से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों B नंबर में हमने पढ़ा कि अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो पहले क्या है उस बंदे को बताया जाएगा, रिपोर्ट की जाएगी, उसके बाद दोस्तों उसको बोल दिया जाएगा कि कैश में पेमेंट कर दे। और दोस्तों उसको डिसऑनर्ड चेक चाहिए तो प्रीवियस जो उसको एक्नॉलेजमेंट दी थी उसको वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। और दोस्तों बाद में क्या है गवर्नमेंट है इस कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी गवर्नमेंट की, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है डिसऑनर हो जाता है तो गवर्नमेंट की कोई इसके अंदर लाइबिलिटी नहीं है।
इसके बाद दोस्तों लास्ट के अंदर मैंने पढ़ा कि जो चेक टेंडर करता है उसको एक प्रिकॉशन ले के चलना पड़ता है कि इस डेडलाइन के अंदर अगर मेरे को विभाग के अंदर कोई गवर्नमेंट का ड्यूज़ पेमेंट करनी है तो मैं एक क्या है एक टाइम पीरियड अपना लेके चलूँ, 15 दिन 10 दिन पहले मैं चेक को टेंडर करूँ ताकि वो टाइम पे वर्किंग डेज़ हों, राइट। अगर छुट्टी वगैरह भी आ जाए तो ऐसे वर्किंग डेज़ हों ताकि मेरी पेमेंट जो है ड्यू डेट से पहले हो जाए, ठीक है। और दोस्तों अगर लास्ट डेट को पेमेंट होगी गवर्नमेंट ड्यूज़ की तो क्या है कंसर्न जो है ऑफिसर उसकी डिस्क्रिप्शन पे है कि वो चेक को ले या ना ले, राइट। और दोस्तों जो डेडलाइन की डेट के बाद जो चेक रिसीव किए जाएंगे उनको क्या है रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो समझ में आई दोस्तों बातें, एक स्टोरी बन गई आपके दिमाग में। आगे चलिए अगला देखिए दोस्तों, द गवर्नमेंट में इन रिलेशन टू एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यू इशू ऑर्डर्स वेरिंग और रिलैक्सिंग एनी ऑफ द कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड इन दिस रूल। और दोस्तों कोई भी नियम बनाती है जब गवर्नमेंट तो एक कॉलम ऐसा जरूर खाली छोड़ देती है कि जहाँ पे क्या है बाद में वो कुछ अमेंडमेंट कर सके। तो ऐसा ही इसके अंदर बोला है, जो रूल नंबर 8 है आपका, इसके अंदर क्या बोल दिया, अगर दोस्तों कोई डिले हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, अगर गवर्नमेंट को डेट इंक्रीज़ करनी है तो वो क्या है टाइम पे उसके ऑर्डर निकाल के उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे सकती है ताकि गवर्नमेंट का ड्यू जो है पेमेंट हो जाए, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए 9 नंबर पे क्या है, ग्रांट ऑफ रिसिप्ट्स फॉर मनी रिसीव्ड। अब दोस्तों प्रीवियस क्या था, 8 नंबर नियम के अंदर हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे थे, गवर्नमेंट का ड्यूज़ चुका रहे थे। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है, रिसिप्ट्स फॉर मनी रिसीव्ड, जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है उसके लिए दोस्तों आप क्या रिसिप्ट दोगे गवर्नमेंट को, ठीक है, या जो बंदा आपको पेमेंट कर रहा है उसको क्या रिसिप्ट दोगे। देखिए दोस्तों क्या है 9 नंबर, ऑफिसर्स रिसीविंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट शैल गिव द पेयर ए रिसिप्ट ऑन अ प्रिंटेड फॉर्म एंड कीप द काउंटर फॉइल इन द रिसिप्ट बुक फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिट पर्पसेस। क्या होता है दोस्तों, कोई भी ऑफिसर है तो उसको पेमेंट कर दी, राइट, तो उसका दोस्तों क्या है एक काउंटर फॉइल जो है वो जो है बंदे को दे देगा जिसने पे करा है, ठीक है, और एक दोस्तों उसकी बुक के अंदर रह जाएगा, वो किसके लिए, अकाउंटिंग और ऑडिट पर्पस के लिए, ठीक है। समझ में आई दोस्तों बातें, तो वापिस सुनिए, ऑफिसर्स रिसीविंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी ऑफिसर दोस्तों पैसा रिसीव कर रहा है गवर्नमेंट का, शैल गिव द पेयर ए रिसिप्ट, पेयर को क्या है एक रिसिप्ट दे देगा, किसमें, प्रिंटेड फॉर्म में, एंड कीप द काउंटर फॉइल इन द रिसिप्ट बुक फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिट पर्पस, ठीक है। तो एक हिस्सा दोस्तों दे देगा, जैसे हम चेक काट के देते थे, राइट, तो एक हिस्सा दोस्तों बैंक में दे आते हैं और एक हिस्सा हमारे क्या है उस जो काउंटर फॉइल है हमारा जो चेक बुक है उसके अंदर रह जाता है हमारे रिकॉर्ड के लिए, राइट। तो उसी प्रकार से दोस्तों उसका एक हिस्सा इनके पास रह जाएगा, एक दोस्तों पेयर को वो एज द रिसिप्ट दे देंगे, राइट, कि हाँ भैया हमने इतना पैसा जो है रिसीव कर लिया है, राइट। तो दोस्तों इसके 3 फॉर्म जो हैं एक बार आपको रीड करने हैं। IAFA 175 जनरल यूज़ के लिए है, IAFD 64 फार्म्स डिपार्टमेंट के लिए है, और दोस्तों IAFS 119 जो है वो MES के लिए, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के लिए, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर फॉर पेइंग मनी इनटू अ गवर्नमेंट ट्रेजरी और बैंक। और देखिए ये सुबह दोस्तों मैंने रिकॉर्ड कर रहा था वापस पूरा अच्छे से समझा के, तो ये मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए अंदर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों MRO जो है मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर जो है उसका यूज़ क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ठीक है। और सो दोस्तों ये दिसंबर 2013 और जो मॉडल पेपर CJDA की वेबसाइट पे अपलोडेड है उसके अंदर ये सवाल जो है पूछा गया है। जो एक्चुअल सवाल है दोस्तों वो भी मैं आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको बता दिया जाएगा, राइट। CJDA की वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हो, यस और नो। तो क्या है दोस्तों, मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर जो है MRO का यूज़ क्या है, सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए। तो दोस्तों MRO का यूज़ जो है फॉर पेइंग मनी इनटू अ गवर्नमेंट ट्रेजरी और बैंक। दोस्तों पैसा आपको जमा करवाना है गवर्नमेंट ट्रेजरी या बैंक के अंदर तो MRO के जरिए आप जमा करवा सकते हो, ठीक है। पहले क्या था दोस्तों, गवर्नमेंट की ड्यूज है चेक के जरिए करवाइए, उसी का दोस्तों एक हिस्सा है MRO कि आपको गवर्नमेंट का कोई ड्यूज़ करना है, गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है, तो दोस्तों आप क्या है ट्रेजरी या बैंक के अंदर तो MRO के जरिए उसको कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों एक सवाल इसमें पूछा जाता है कि गवर्नमेंट की पेमेंट जो है वो करनी है आपको MRO के जरिए, तो उसके अंदर कौन सी पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों उसका आंसर आएगा अर्नेस्ट मनी को, ठीक है। और अर्नेस्ट मनी क्या होती है ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा, राइट। मेन दोस्तों अर्नेस्ट मनी का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 11 या 12 के अंदर है दोस्तों, 13 नंबर रूल के अंदर है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का टॉपिक जो है, लेकिन आज भी मैं आपको एक बार बताऊंगा। एक बार दोस्तों आपने पढ़ा होगा तो क्या है कि नेक्स्ट जब 13 नंबर रूल में पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपकी बेटर क्लैरिटी बनेगी, राइट। 11 का एक देखिए दोस्तों, एनी पर्सन पेइंग मनी, कोई भी पर्सन जो पैसा दे रहा है एक्स अर्नेस्ट मनी को छोड़ के इनटू ए गवर्नमेंट ट्रेजरी, नंबर 1 बात,
राइट, या वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द SBI। दूसरी बात, डूइंग ट्रेजरी बिजनेस, ठीक है, जो SBI की ब्रांचेज जो है ट्रेजरी बिजनेस कर रही है। या दोस्तों तीसरा नंबर है RBI, इन स्टेशंस वेयर इट ट्रांजैक्ट्स ऑल द गवर्नमेंट बिजनेस। दोस्तों कोई भी पर्सन पेइंग मनी, पैसा दे रहा है गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर या SBI की कोई भी ब्रांचेस के अंदर जो ट्रेजरी का काम करती है। तीसरा दोस्तों RBI के अंदर जिन स्टेशंस पे दोस्तों RBI जो है वहाँ पे गवर्नमेंट की सारी ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट का बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी, SBI की ब्रांचेस और दोस्तों RBI की ब्रांचेस, ठीक है। तो दोस्तों वो पर्सन क्या करेगा, अ पर्सन, यहाँ से पढ़िए, अ पर्सन शेल प्रेजेंट विद इट ए MRO IEFA 507, ठीक है। तो दोस्तों IEFA 507 जो MRO है उसके द्वारा क्या है, उसकी पेमेंट वो करता है, ठीक है। टू बी इशूड बाय वन ऑफ द पर्सन्स मेंशन्ड इन रूल 12, ठीक है। अब दोस्तों रूल 12 जो है नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे इसके बाद, मतलब कौन कौन बंदे ऑथोराइज है, कौन कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उस पर साइन करके देगी, उनके द्वारा इशू जो किया जाता है पर्सन पेमेंट कर सकता है गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों अर्नेस्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए आपको टेंडरिंग की थोड़ी प्रोसेस आनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों टेंडरिंग की प्रोसेस आपको आनी चाहिए, तो इसके बारे में दोस्तों आपको बताता हूँ। सबसे पहले टेंडर क्या होता है, ठीक है। टेंडर को दोस्तों हिंदी में आप ठेका भी बोल सकते हो। कोई भी काम दोस्तों, कोई भी एक कंपनी को काम करवाना है, मान लो मुझे मेरे ऑफिस का रेनोवेशन करवाना है, मुझे मेरे घर का रेनोवेशन करवाना है, ठीक है दोस्तों, मुझे 100 किलोमीटर की सड़क बनवानी है, मुझे 50 दोस्तों कंप्यूटर चाहिए, मुझे 50 AC चाहिए, कुछ भी कोई बिल्डिंग करवानी है, ऑफिस का रेनोवेशन करवाना है, तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं टेंडर निकालता हूँ, ठीक है। उसको दोस्तों मैं क्या करता हूँ, टेंडर निकालता हूँ, राइट। तो क्या होता है दोस्तों, टेंडर को निकालना, गवर्नमेंट क्या है, टेंडर इशू कर देगी, नोटिस निकलते हैं, ठीक है। मान लो मुझे 100 किलोमीटर की सड़क बनानी है, तो मैंने क्या कर दिया दोस्तों, एक टेंडर निकाल दिया, ठीक है। तो दोस्तों जब वो टेंडर निकाला 100 किलोमीटर की सड़क का, तो उसके अंदर बहुत सारी पार्टीज़ क्या हैं, पार्टिसिपेट करेगी, जैसे ABCDEF जो जितनी भी दोस्तों क्या है पार्टीज जो हैं, कंपनीज़ जो हैं, जिनको 100 किलोमीटर की सड़क बना सकती है, उनके पास उतना फंड है, उनके पास उतनी रिसोर्सेज हैं, और दोस्तों वो एज ए रजिस्टर्ड कंपनी है, तो वो क्या करेगी, उसके अंदर भाग लेगी। तो दोस्तों इन भाग लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बिड प्रोसेस। मतलब वो बिड करेगी, मतलब वो बोली लगाएगी। दोस्तों आप सब्जी मंडी में कभी गए हों, तो जैसे मैं किसान हूँ, राइट, तो दोस्तों मेरे कोई भी फसल होती है, मान लो मैं गेहूँ लेके जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं सब्जी मंडी में दोस्तों मान लो सब्जी हुई है, ठीक है, तो मैं कोई भी सब्जी लेके गया हूँ, राइट। तो दोस्तों क्या होता है, जब मैं सब्जी लेके जाता हूँ तो बहुत सारे व्यापारी वहाँ पे होते हैं, ठीक है, 4-5 लोग, राइट। तो दोस्तों जहाँ पे जो अकाउंटेंट होगा वो उसकी बोली स्टार्ट करेगा। मान लो कोई भी सब्जी है मेरी 50 रुपये प्रति किलो सब्जी है वो, तो वो दोस्तों वेजिटेबल जो है 50 रुपये प्रति किलो जो है उसका एक मिनिमम रेट डिसाइड कर दिया उन्होंने, मिनिमम रेट डिसाइड कर दिया। फिर दोस्तों 51, 52, 53, 54, 55, 56 ऐसे वो आगे बोलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों 100 किलोमीटर की सड़क बनानी है, तो A पार्टी बोलेगी मैं 5 करोड़ में बनाऊंगी, B बोलेगी मैं 6 करोड़ में, C बोलेगी मैं 8 करोड़ में, D बोलेगी मैं 10 करोड़ में, ठीक है। तो दोस्तों ये बोली लगाएंगे, राइट। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट कंपनी है जिसको रोड बनवानी है, राइट, कोई सी विभाग को रोड बनवानी है, तो जो L1 देखेगा इसके अंदर, मतलब लोवेस्ट जो है, मान लो A ने 5 करोड़ की बोली लगाई, ये सबसे लोवेस्ट है, राइट। तो इसको क्या है, टेंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या हुआ, टेंडर एक्सेप्ट हो गया, राइट। और दोस्तों जब ये टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है तो इसको बोल दिया, मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों यही फ़र्क है, जब तक एक पर्टिकुलर कंपनी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको नहीं दे दिया जाता ठेका, तब तक वो टेंडर है। दोस्तों एक कंपनी को दे दिया तो जो क्लाइंट है जिसको काम करवाना है और जो कंपनी है उसके बीच में एग्रीमेंट हो गया, तो वो क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। और दोस्तों अब आप पूछोगे कि सर ये अर्नेस्ट मनी जो है इसका क्या रोल हुआ, तो दोस्तों अर्नेस्ट मनी जो है सबसे पहले जो बिडिंग प्रोसेस चल रहा था, तो कोई भी कंपनी अगर भाग ले रही है इस बिडिंग प्रोसेस में, बिड जो लगा रही है, तो उससे एक सिक्योरिटी मनी जो है डिपॉजिट करवा ली जाती है, राइट। और मेनली दोस्तों ये जो सिक्योरिटी मनी होती है वो पूरे टेंडर का 1 या 2%, 3% तक होती है, ठीक है, ताकि दोस्तों उनकी क्रेडिबिलिटी जांच कर ली जाए। ऐसे तो दोस्तों 100 किलोमीटर की सड़क बनानी है, कोई भी सड़क छाप कंपनी आके, जिसका कोई भी फंड नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो भी आके बोली में भाग ले जाएगी, राइट। तो इसलिए दोस्तों एक सिक्योरिटी मनी, उसकी क्रेडिबिलिटी जांच करने के लिए, राइट, तो वो क्या एक सिक्योरिटी मनी उनसे रिक्वाई जाती है, और इसी सिक्योरिटी मनी को अर्नेस्ट मनी बोला जाता है, ठीक है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इसको बोला जाता है, एज ए एक सिक्योरिटी मनी है, राइट। इसके दोस्तों डिटेल में चर्चा कल वाले लेक्चर में एक बार और करेंगे, राइट। तो दोस्तों MRO समझ में आया आपको, IEFA 507 इसका फॉर्म होगा, राइट। गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, SBI की ब्रांचेज में, RBI की ब्रांचेज में जब भी कोई पर्सन पैसे को पे करेगा गवर्नमेंट के को, उसको ड्यू देना है, तो MRO के जरिए कर सकता है, राइट। MRO शैल शो
एमआरओ के अंदर दोस्तों क्या क्या शो करेगा, वो डिस्टिंक्टली द नेचर ऑफ द पेमेंट, पेमेंट जो किया है उसका नेचर क्या है, एक तो वो शो करेगा। द पर्सन और ऑफिसर ऑन हुज अकाउंट इट इज़ मेड, दोस्तों किस पर्सन और किस ऑफिसर के अकाउंट से ये हुआ है तो उसको शो करेगा। द पर्टिकुलर PCDA CDA बाय होम इट इज एडजस्टेबल, और दोस्तों PCDA CDA का जो कोड है वो भी इस पर लिखा रहा होगा कि भैया किस PCDA CDA को ये जाएगा, राइट। जब भी दोस्तों एमआरओ जमा होगा तो बैंक एक कॉपी जो है PCDA CDA के अकाउंट सेक्शन को भेजता है, राइट। तो उस PCDA CDA का नाम, इसका नंबर जो है उस एमआरओ के ऊपर लिखा होगा, राइट। ऑन दिस अथॉरिटी द ट्रेजरी और बैंक शैल एक्सेप्ट द मनी एंड क्रेडिट इट एज डिफेंस सर्विस रिसिप्ट, और दोस्तों जो एमआरओ है वो गवर्नमेंट को हमने दिया है, वो डिफेंस को हमने दिया है, राइट। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दिया है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया है, तो वो एज ए डिफेंस सर्विस रिसिप्ट उसको बोला जाता है DSR, ठीक है। तो वो क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट की कमाई है, वो गवर्नमेंट का रिसिप्ट है, राइट। समझ में आई दोस्तों एमआरओ की बातें। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों एमआरओ के बारे में कुछ कंडीशंस भी दी गई हैं। ऑल यूनिट्स एंड फॉर्मेशंस मेंटेनिंग पब्लिक फंड अकाउंट विद एनी ऑफ द ऑथोराइज्ड बैंक वुड नॉट हैंसफोर्थ डिपॉजिट मनी इन कैश डायरेक्ट टू द ट्रेजरी। अब दोस्तों क्या बोल दिया, कोई भी यूनिट या फॉर्मेशन है जिनका पब्लिक फंड अकाउंट मतलब जिसके अंदर पब्लिक का पैसा होगा, ठीक है। एक प्रकार का दोस्तों बैंक अकाउंट है किसी भी यूनिट या फॉर्मेशन का, बैंक के अंदर एक पर्टिकुलर उनको अकाउंट नंबर दिया गया है, इसको बोलता हूँ मैं पब्लिक फंड अकाउंट, राइट। विद एनी ऑफ द ऑथोराइज्ड बैंक्स, तो कोई भी बैंक के अंदर उनका क्या है, ऑथोराइज्ड बैंक के अंदर एक अकाउंट खुला हुआ है जिसका पब्लिक फंड अकाउंट में बोलता हूँ। वुड नॉट हैंसफोर्थ डिपॉजिट मनी इन कैश डायरेक्ट टू द ट्रेजरी, तो दोस्तों वो क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है वो यूनिट या फॉर्मेशन ट्रेजरी के अंदर डायरेक्ट पैसा जमा नहीं करवाते, उनको एक दोस्तों चैनल फॉलो करना पड़ता है। वो कौन सा चैनल है उसके बारे में ये बताया गया है। इंस्टेड दे शुड डिपॉजिट द मनी इन देयर पब्लिक फंड अकाउंट, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, वो पब्लिक फंड अकाउंट के अंदर पैसा डालेंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली का मतलब होता है दोस्तों फिजिक्स का शब्द है ये, ठीक है। जब दो चीज़ें दोस्तों एक साथ चलती है उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। दे शुड फॉरवर्ड ए चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ देयर बैंक्स टुगेदर विद द एमआरओ टू देयर बैंक्स विद द रिक्वेस्ट दैट द अमाउंट में बी क्रेडिटेड टू द ट्रेजरी। तो दोस्तों वो यूनिट या फॉर्मेशन क्या करेगी, वो फॉरवर्ड करेगी चेक को, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों यूनिट या फॉर्मेशन का पब्लिक फंड अकाउंट है बैंक के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या किया उन्होंने, क्या पहले अपने पब्लिक फंड अकाउंट के अंदर पैसा जमा किया, ठीक है। अब दोस्तों उनको एमआरओ जमा करवाना है, तो एमआरओ साइन करके उसके अंदर दोस्तों चेक ड्रॉ करके अपने पब्लिक फंड अकाउंट से उसको क्या है ट्रेजरी या बैंक के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली दे शुड फॉरवर्ड ए चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ देयर बैंक्स टुगेदर विद एमआरओ टू द बैंकर्स विद द रिक्वेस्ट दैट अमाउंट में बी क्रेडिटेड टू द ट्रेजरी, और दोस्तों उस बैंक के अंदर जाके वो चेक लगा देंगे एमआरओ के साथ ताकि वो अमाउंट जो है क्रेडिट हो सके, ठीक है। एक बार दोबारा सुनिए दोस्तों, यूनिट या फॉर्मेशन है उनका पब्लिक फंड अकाउंट है कहाँ पे, बैंक के अंदर। बैंक दोस्तों जैसे मुझे मेरा SBI के अंदर अकाउंट है, ठीक है, मेरा सैलरी अकाउंट दोस्तों SBI के अंदर है, तो SBI ने मुझे एक चेक बुक दे रखी है ताकि मैं पेमेंट कर सकूं। तो ऐसे ही दोस्तों यूनिट या फॉर्मेशन को एक चेक बुक इशू करती है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के जरिए क्या है वो पैसा जमा करवा सकते हैं। एक केस तो ये हो गया, घटना नंबर 1, ठीक है। सेकंड दोस्तों क्या होता है, जब भी पैसा ट्रेजरी या बैंक में जमा करना होता है, सबसे पहले दोस्तों यूनिट या फॉर्मेशन जो है पब्लिक फंड में जमा करती है अपने पैसे, यहाँ से दोस्तों चेक काट के जितनी अमाउंट का, जितने का एमआरओ जमा करना है वो क्या है उस बैंक या ट्रेजरी में चले जाओ, राइट। तो सबसे पहले अपने पब्लिक फंड अकाउंट में वहाँ से चेक काटेंगे और फिर बैंक या ट्रेजरी के अंदर पैसा जमा होगा, राइट। और दोस्तों आजकल क्या है लेटेस्ट EMRO का भी प्रचलन है, ऑनलाइन भी आप क्या है एमआरओ जमा कर सकते हो, राइट। आगे चलिए दोस्तों, वेयर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस आर कंडक्टेड बाय RBI, जहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन RBI के द्वारा की जाती है, जहाँ पे SBI और कोई भी गवर्नमेंट ट्रेजरी नहीं है। वेयर SBI आर नॉट कंडक्टिंग ट्रेजरी फंक्शंस इन सिटीज़ लाइक कोलकाता, चेक इन सपोर्ट ऑफ एमआरओ विल बी इशूड इन फेवर ऑफ द RBI ओनली। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, अरे भैया जहाँ पे RBI है, SBI या कोई और गवर्नमेंट ट्रेजरी नहीं है, तो RBI की ब्रांचेस में जाके क्या करूँगा मैं, चेक को टेंडर्ड कर दूंगा, एमआरओ को जमा करवा दूंगा, ठीक है। तो समझ में आई दोस्तों एमआरओ की बातें। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों एमआरओ की कॉपीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताया गया है। देखिए द बैंक विल रिटर्न द ओरिजिनल कॉपी ऑफ एमआरओ टू द यूनिट फॉर फॉरवर्डिंग इट टू द PCDA CDA। दोस्तों एमआरओ की क्या है 3 कॉपी बनती है, जो अभी पढ़ेंगे अपने ट्रिप्लिकेट कॉपी, तो उसी का एक हिस्सा बताया गया है यहाँ पे। बैंक क्या करेगा दोस्तों, ओरिजिनल कॉपी को क्या है जिसने जो जमा करवा के गया है उसको वापस कर देगा, और जिसको जमा करवाया है जिस यूनिट या फॉर्मेशन ने, वो क्या है आगे PCDA CDA के ऑडिट सेक्शन को उसको भेजेगी, ठीक है। द करेक्टनेस ऑफ मनी चार्ज ऑफ फ्रॉम द कैश बुक विल बी वेरीफाइड बाय द OC ऑफ यूनिट्स
फ्रॉम द इक्विवेलेंट अमाउंट्स क्रेडिटेड एंड डेबिटेड इन द मंथली स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स इश्यूड बाय द बैंक। अब दोस्तों कोई भी पब्लिक फंड अकाउंट कोई यूनिट या फॉर्मेशन मेंटेन करती है तो उसके साथ साथ क्या है, एक पब्लिक फंड अकाउंट की कैश बुक भी दोस्तों वो मेंटेन करते हैं। तो उसके अंदर एक हिस्सा होता है दोस्तों डेबिट, एक होता है क्रेडिट, राइट। तो डेबिट और क्रेडिट होता है तो दोस्तों जितना सामान आया, जितना सामान गया, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सारी डिटेल्स जो है इसके अंदर मेंटेन की जाती है, राइट। तो दोस्तों मंथ के एंड में क्या होता है, जो मंथ के एंड के अंदर दोस्तों बैंक जो है इनको यूनिट या फॉर्मेशन को एक मंथली सेटलमेंट स्टेटमेंट देता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट दोस्तों इशू करता है, उसके द्वारा क्या है यूनिट का ओसी जो ऑफिसर इंचार्ज है दोस्तों, कोई भी कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, राइट, कोई भी है, तो वो क्या है दोस्तों उस स्टेटमेंट से क्या चेक करेगा कि हाँ भैया हमारे खाते से तो डेबिट हो गए पैसे जो हमने एमआरओ जमा करवाया था, और जिस व्यक्ति की जो जिसके फेवर में हमने जमा करवाया था क्या उसके क्रेडिट हो गए नहीं, ये क्या बैंक की स्टेटमेंट से उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात थी। आगे देखिए दोस्तों, वेयर यूनिट एस्टेब्लिशमेंट डू नॉट मेंटेन देयर पब्लिक फंड अकाउंट, ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पे यूनिट या एस्टेब्लिशमेंट जो है जिनका पब्लिक फंड अकाउंट नहीं है, उस केस के अंदर क्या होगा दोस्तों, द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर ऑफ क्रेडिटिंग मनी इनटू ट्रेजरीज थ्रू कैश वुड कंटिन्यू। मतलब वहाँ पे क्या है, आप कैश लेके जाइए और दोस्तों ट्रेजरी या एसबीआई या आरबीआई के अंदर जाके क्या है आप पैसे को एमआरओ को जमा करवा सकते हो बिना चेक के, ठीक है। मतलब जहाँ पे पब्लिक फंड अकाउंट नहीं है वहाँ पे कैश दे दीजिए, जहाँ पे पब्लिक फंड अकाउंट है वहाँ पे वो पब्लिक फंड अकाउंट में पैसा डालेंगे, फिर वहाँ से चेक काट के एमआरओ के साथ क्या है कंसर्न बैंक में या कोई आरबीआई की ब्रांच में या गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो दो केस हो गए, पहला हो गया चेक के द्वारा, दूसरा हो गया दोस्तों पब्लिक फंड अकाउंट है तो कैश के द्वारा ट्रेजरी एसबीआई आरबीआई के अंदर पैसा जमा करवाया जा सकता है, राइट। सेकंड देखिए दोस्तों, एमआरओ विल बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट, 3 कॉपी बनती है, 1000 बार दोस्तों ये अपनों ने पढ़ा है, ठीक है। अभी तक दोस्तों 194 वीडियोस अपलोडेड हैं, कम से कम दोस्तों 70-80 बार जो है हमने ये चीज़ डिस्कस करी है एमआरओ की कितनी कॉपी बनती है, ठीक है। 3 कॉपी बनती है दोस्तों। द फर्स्ट 2 कॉपीज विल बी प्रेजेंटेड टू द ट्रेजरी बैंक who will deliver the original duly receipted to the depositor who will turn in forward it to the PCD CDA PAO concerned under a forwarding memo। 3 कॉपी बनेगी दोस्तों, ओरिजिनल जो है बैंक वापस कर देगा, राइट, जिसने डिपॉजिटर को, डिपॉजिटर क्या है इसको फॉरवर्ड करेगा पीसीडीए सीडीए को, राइट, फॉरवर्डिंग मेमो लगा के उसके ऑडिट सेक्शन को, ठीक है। सेकंड दोस्तों, डुप्लीकेट कॉपी जो है बैंक खुद रखेगा, डुप्लीकेट कॉपी विल बी रिटेन्ड बाय द बैंक फॉर सबमिशन टू द पीसीडीए सीडीए कंसर्न। किसको दोस्तों डुप्लीकेट कॉपी जो है पीसीडीए सीडीए, डुप्लीकेट कॉपी जो है बैंक जो पीसीडीए सीडीए के अकाउंट सेक्शन को भेजता है, जो डेबिट स्क्रॉल क्रेडिट स्क्रॉल जाते हैं, एमआरओ है तो दोस्तों क्रेडिट स्क्रॉल क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा दिया गया है, राइट, तो वो दोस्तों क्या क्रेडिट स्क्रॉल के साथ एमआरओ की कॉपी को लगा के क्या है भेज देता है। उसके बाद दोस्तों मेन ऑफिस के अंदर जो अपने पीसीडीए सीडीए जो हैं उसके अंदर ऑडिट सेक्शन अकाउंट सेक्शन के अंदर उनकी क्या पेयरिंग की जाती है, राइट, कि कितनी अमाउंट जमा करवाई है वो एक्चुअल में क्या रिफ्लेक्ट हुई है या नहीं हुई, राइट। उसमें दोस्तों उसको पंचिंग मीडिया बनता है, वो आगे का और लंबा प्रोसेस है। ट्रिप्लिकेट कॉपी दोस्तों विल बी रिटेन्ड बाय द डिपॉजिटर एज ऑफिस कॉपी, जो डिपॉजिटर जमा करवाने गया था ट्रिप्लिकेट कॉपी क्या है एज ए ऑफिस कॉपी उसको रखेगा, राइट। तो दोस्तों समझ में आई एमआरओ की कुछ बातें, राइट, कुछ क्लैरिटी बनी क्या, मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, द फर्स्ट 2 कॉपीज प्रेजेंटेड टू द बैंक ट्रेजरी विल बी ब्रांडेड सेंट्रल डिफेंस ऑन द टॉप सेंटर विद द रबर स्टैम्प। दोस्तों जो 2 कॉपी ओरिजिनल और डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट डिपॉजिटर के पास रहती है तो इनके ऊपर क्या है दोस्तों, क्या है सेंट्रल डिफेंस लिख देते हैं वो, ठीक है, स्टाम्प लगा दी एमआरओ के ऊपर, यहाँ पे लिख दिया सेंट्रल डिफेंस, ठीक है। तो डिफेंस का है एमआरओ तो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है सेंट्रल डिफेंस लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ एमआरओ एट प्लेसेस वेयर द कैश बिजनेस ऑफ द ट्रेजरी इज कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू। दोस्तों 21 दिन क्या है एमआरओ की वैलिडिटी का पीरियड बताया गया है, जिस दिन से उसको इश्यू होता है, जिस दिन से दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उस पर साइन कर देगी, उससे 21 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक में ले जाके पैसा जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। द पीरियड ऑफ वैलिडिटी टू एमआरओ एट प्लेसेस वेयर द कैश बिजनेस ऑफ द ट्रेजरी इज कंडक्टेड बाय द बैंक। ऐसे स्थान जहाँ पे दोस्तों ट्रेजरी का काम जो है बैंक कर रहा है वहाँ पे क्या है 21 दिन इसका टाइम मिलता है, राइट। द डेट ऑफ सिग्नेचर ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑफिसर हु आर ऑथराइज्ड टू इश्यू सच ऑर्डर, मतलब जिस डेट को डिपार्टमेंटल के ऑफिसर सिग्नेचर कर देंगे उस डेट से दोस्तों 21 दिन का टाइम मिलता है एमआरओ को जमा करवाने के लिए, राइट। तो इसकी वैलिडिटी हुई 21 दिन, राइट, यस और नो। आगे देखिए दोस्तों, एमआरओ विल बी रीवैलिडेटेड इन केस इट इज़ नॉट प्रेजेंटेड एट द बैंक विद इन 21 डेज of the date of the signature of the authorized departmental officer or the date of the revalidation thereof। दोस्तों कई बार क्या होता है, मान लो 21 दिन के अंदर क्या है बैंक में वो एमआरओ जमा नहीं हुआ तो उसको क्या रिवैलिडेट कर देते हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या है उसको रिवैलिडेट कर देगी, तो क्या है आप फिर से 21 दिन की वैलिडिटी के अंदर उसको बैंक में जाके साइन करवा सकते हो,
ठीक है, समझ में आई बातें। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों 3 नंबर में क्या, इन द केस ऑफ पेमेंट्स मेड इनटू अ गवर्नमेंट ट्रेजरी रिसिप्ट फॉर सम ऑफ ₹500 एंड अबव विल बी साइंड बाय द ट्रेजरी ऑफिसर। दोस्तों कोई भी ट्रेजरी है मान लो, ठीक है, तो वहाँ का जो इंचार्ज होगा वो ट्रेजरी ऑफिसर कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 500 रुपये की जो पेमेंट है, 500 या 500 से ज़्यादा की जो पेमेंट है वो ट्रेजरी ऑफिसर क्या है उसको साइन करेगा। ठीक है, इन द केस ऑफ पेमेंट मेड इनटू अ गवर्नमेंट ट्रेजरी रिसिप्ट फॉर सम 500 एंड अबव विल बी साइंड बाय द ट्रेजरी ऑफिसर। 500 या 500 से ज़्यादा की जो रिसिप्ट है वो ट्रेजरी ऑफिसर साइन करेगा। ठीक है, रिसिप्ट फॉर स्मॉलर अमाउंट्स बीइंग साइंड बाय द अकाउंटेंट एंड द ट्रेजरर एक्सेप्ट रिसिप्ट फॉर कैश एंड चेक्स फॉर सर्विस स्टाम्प विल बी साइंड बाय द ट्रेजरी ऑफिसर। अब क्या है दोस्तों, उससे स्मॉलर अमाउंट की जो पेमेंट है 500 या 500 से ज़्यादा है तो ट्रेजरी ऑफिसर साइन करेगा। दोस्तों 500 से कम की जो पेमेंट है उनकी जो रिसिप्ट है उसका अकाउंटेंट या ट्रेजरर जो है वो साइन कर सकता है। इसके अंदर भी दोस्तों एक नियम है, 500 से कम की पेमेंट में अगर कैश या चेक है, किसका सर्विस स्टाम्प से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, सर्विस स्टाम्प से रिलेटेड दोस्तों मैटर है, तो वो क्या है उसको भी क्या है ट्रेजरी ऑफिसर साइन करेगा। एक तो हो गया 500 या 500 से ज़्यादा की पेमेंट, राइट। या दोस्तों क्या हुआ 500 से कम की भले ही पेमेंट हो लेकिन सर्विस स्टाम्प से रिलेटेड चेक या कैश आ रहा है तो उसकी रिसिप्ट भी वो है ट्रेजरी ऑफिसर देगा, राइट। तो ये दोस्तों बातें समझ में आई आपको। अब 11 नंबर नियम जो है काफ़ी बड़ा नियम था दोस्तों और वो अपनों ने कंप्लीट कर लिया, राइट। अब दोस्तों चलते हैं अपने 12 नंबर नियम पे, वो है पर्सन ऑथराइज्ड टू साइन एमआरओ। ठीक है, जैसे 11 नंबर में पढ़ा था कि 12 नंबर रूल वाले बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, एमआरओ को साइन करते हैं, एमआरओ को ऑथराइज करते हैं, राइट। तो दोस्तों ये मेनली क्या है, एक बार रीडिंग करने की बात है, समझने लायक इसके अंदर कोई बात नहीं है, फिर भी अपने एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 है ऑल कमीशनड ऑफिसर्स एंड सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर्स। दोस्तों सारे कमीशनड ऑफिसर जो हैं, सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर जो हैं ऑफ द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द एमओडी इंक्लूडिंग डीडीपी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, तो ये सारे करेंगे एमआरओ साइन, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ऑल गैजेटेड ऑफिसर्स इन द डीएडी, सारे दोस्तों डीएडी के अंदर जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं वो सारे जो हैं एमआरओ को साइन करने के लिए ऑथराइज हैं। ठीक है, कौन कौन से गैजेटेड ऑफिसर हैं दोस्तों, OM1 के चैप्टर 2 या 3 के अंदर अपनों ने चार्ट बना के बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, गैजेटेड नॉन गैजेटेड ऑफिसर जो हैं डीएडी के अंदर, राइट। वहाँ जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में OM1 में जाना, तो इसके अंदर चैप्टर 2 या 3 के अंदर अपनों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, वारंट एंड नॉन कमीशनड ऑफिसर एंड JCO इन सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज एट आउटपोस्ट। ठीक है, तो JCOs वगैरह है दोस्तों, उनको भी पावर है। रीमाउंट एंड परचेजिंग एजेंट है, JCO इन चार्ज ऑफ ऑल आर्म्स कोर अरेंजमेंट, JCOs को भी हैं दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, एमआरओ को साइन करने की जो है बहुत उसको लिबर्टी है उसको, मतलब बहुत नीचे की रैंक तक के लोग भी हैं क्या है उनको एमआरओ को साइन कर सकते हैं, राइट। आगे चलिए दोस्तों 6 नंबर पे, 6 नंबर में देखिए दोस्तों क्या बोला है, SAO AOW अटैच टू MES ऑफिसर्स, MES ऑफिसेस। ठीक है, हेड क्लर्क एम्प्लॉयड इन द ऑफिस ऑफ द गैरिसन इंजीनियर और आउट स्टेशन असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर। दोस्तों AOG ऑफिस जो होते हैं हमारे MES के जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे AO SAO W इंचार्ज जो होते हैं अटैच होते हैं, वो सारे भी क्या है एमआरओ साइन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर एक पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन दे दी कि कौन कौन से एमआरओ वहाँ से जमा हो सकते हैं। फॉर अमाउंट्स ड्यू टू गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ लाइसेंस फीस, कुछ लाइसेंस फीस है, चार्जेस फॉर वाटर और इलेक्ट्रिक एनर्जी ओनली, मतलब पानी का और बिजली का जो बिल है वो एमआरओ के जरिए क्या है जमा करवा सकते हैं, राइट, मतलब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यस और नो। 8 नंबर में देखिए दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव और डिफेंस स्टेट ऑफिसर्स इन कंटोनमेंट। दोस्तों कंटोनमेंट क्या होता है, कंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है, ऑडिट कोड के चैप्टर नंबर 1 या 2 के अंदर अपनों ने इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन किया था। एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ दोस्तों। कंटोनमेंट है छावनी का एरिया जो है उसको कंटोनमेंट बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों उस छावनी के एरिया के मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे कंटोनमेंट का बोर्ड का गठन किया जाता है, वो उसका क्या है एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। वहाँ की पर्टिकुलर जो कंटोनमेंट बोर्ड है उसके अंदर दोस्तों कई सारे मेंबर होते हैं, अलग अलग जगह से उनको रिक्रूट किया जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों ऑडिट कोड के चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर आप जाके देख सकते हो, राइट दोस्तों। और कंटोनमेंट बोर्ड से हमारा ऑफिस जो है DAD वो और उनकी फ़ीस वसूल करता है, वो उनके कौन से सेक्शन के अंदर एडजस्ट होती है, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, राइट। 9 नंबर में देखिए दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑफ डिस्पोजल, ही इज रीजनल रिप्रेजेंटेटिव एंड एडजस्ट एंड एनी गैजेटेड ऑफिसर ऑन दिस बिहाफ। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात कर रहा है ये, तो उसके अंदर भी डायरेक्टर जनरल ऑफ डिस्पोजल जो है उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव है, कोई एजेंट है, कोई गैजेटेड ऑफिसर है, वो एमआरओ साइन कर सकता है। 10 नंबर में देखिए दोस्तों ऑफिसर्स होल टाइम और पार्ट टाइम कमीशन इन द NCC। दोस्तों NCC के अंदर नेशनल कैडेट कोर के अंदर जो है ऑफिसर है कोई भी होल टाइम जॉब कर रहा है या पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कमीशन है, ठीक है, वो साइन कर देगा। आउट स्टेशन दोस्तों MES
जेई सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल का E&M और सुपरवाइजर BS ग्रेड 1 इंचार्ज ऑफ सब डिवीजन। तो दोस्तों MES के ऑफिस जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे E&M सेक्शन है, ठीक है। तो उनके 2 जेई लोग हैं, जूनियर इंजीनियर जो हैं, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों तमाम तरीके की अथॉरिटी दे दी हमें कि भी MRO को साइन कौन कौन कर सकता है, राइट। तो दोस्तों आज अपनों ने 12 नंबर नियम तक पढ़ लिया। कल अपने 13 नंबर रियल से 100 ऑन 14, 15, 16 जितने भी अपने से हो सकेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।